वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सीआरपीसी का जो आज का लेक्चर है वो क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड्स पर है और सेंटेंसेस पर है। सीआरपीसी में यूनिट 1 में हम लोगों को 3-4 टॉपिक तैयार करने होंगे यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीआरपीसी एक लेंथी सब्जेक्ट है और यूनिट वाइज एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको कॉग्निजिबल ऑफेंसेज, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेज, बेलेबल ऑफेंसेज, नॉन बेलेबल ऑफेंसेज ये मैंने डिस्कस किया था, यानी इसका जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आप लोगों को बताया था और बेसिक आइडिया आप लोगों को सीआरपीसी के बारे में दे दिया था। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूनिट 1 का, और क्वेश्चन ये बनता है कि जो क्रिमिनल कोड्स की क्लासेज कौन कौन सी हैं, यानी व्हाट आर द क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड व्हाट आर द सेंटेंसेज व्हिच अ जज और मजिस्ट्रेट कैन पास, यानी दंड न्यायालय के कौन कौन से वर्ग हैं और वे कौन कौन से दंडादेश हैं जो कि विभिन्न न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं कि बेसिकली पूछना क्या चाहता है। क्रिमिनल कोड्स की बात हो रही है, क्रिमिनल कोड्स यानी दांडिक न्यायालय। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कोड्स का एनालिसिस करें सीआरपीसी में, ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हो गया सबसे पहले, हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के बाद अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें तो कोर्ट ऑफ सेशन हो गया, उसके नीचे एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जीएम फर्स्ट क्लास, जीएम सेकंड क्लास। तो ये सब क्रिमिनल कोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट तो पूरे इंडिया का एकमात्र सबसे बड़ा कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट स्टेट वाइज हो गए। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें तो एक छोटी सी चीज आपको समझ लेनी चाहिए यहाँ पर, कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे आप कोर्ट के बारे आपने पढ़ा होगा, लिखा रहता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि वहां पर जो जज बैठे हुए हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट जज भी बोलते हैं और उनको हम सेशन जज भी बोलते हैं। एक ही व्यक्ति को हम दो नाम से संबोधित करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं हम, कि जब वो जज सिविल मैटर्स को सुनता है तो हम उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और जब वही जज क्रिमिनल मैटर्स को सुनता है तो हम उसको सेशन जज बोलते हैं। इसलिए उसको ओवरऑल क्या बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इट्स जस्ट लाइक दैट कि कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कि जब वही व्यक्ति रेवेन्यू कलेक्ट करता है तो हम उसको कलेक्टर बोलते हैं, और जब वो जो है एज अ मजिस्ट्रेट काम करता है, एज एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करता है तो हम उसको मजिस्ट्रेट के तौर पर मानते हैं। व्यक्ति एक ही होता है लेकिन दो शक्तियां उसमें निहित होती हैं। तो इसी तरीके से जो है यहां पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है। तो यहां पर क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, दंड न्यायालय के वर्ग की बात करते हैं, तो यहां पर हम उन दंड न्यायालयों को पढ़ेंगे जो कि धारा 6 में दी हुए हैं, सेक्शन 6 सीआरपीसी में बताए हुए हैं। और दंड न्यायालय से तात्पर्य यहां पर उन न्यायालयों से जो कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन का प्रयोग करते हुए सीधे किसी मामले का विचारण कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। तो इसीलिए इस कैटेगरी में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हाई कोर्ट को दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को ऐड नहीं किया हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अपीलेबल कोर्ट है, इसमें सीधे तौर पर कोई मामला नहीं जाता, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। यूं कुछ एक्सेप्शंस अगर देखें तो जैसे उदाहरण के तौर पर आर्टिकल 32 है, तो सुप्रीम कोर्ट सीधा रिट जो है आर्टिकल 32 के तहत जो हमारी 5 रिट है उनमें से कोई भी रिट जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टिओररी और को वारंटो, तो कोई भी रिट जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट को हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय बोले। इसके अतिरिक्त भी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ ऐसे डिस्प्यूट सुनता है जो वही सुन सकता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, ओरिजिनल जुडिक्शन का प्रयोग करते हुए। जैसे कि अगर कोई डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या दो स्टेट्स के बीच में, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी होती है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट को सेक्शन 6 के तहत दांडिक न्यायालय के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है हाई कोर्ट की। तो क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में सबसे पहला जो स्थान दिया गया है वो किसको दिया गया है, हाई कोर्ट को दिया गया है। हाई कोर्ट को हम क्रिमिनल कोर्ट के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि हाई कोर्ट भी अपीलेबल कोर्ट है, क्योंकि कोई भी मुकदमा सीधा ट्रायल के लिए हाई कोर्ट नहीं जाता। लेकिन फिर भी अगर सीआरपीसी का अवलोकन किया जाए तो सेक्शन 474 के तहत हाई कोर्ट सीधा किसी अपराध का विचारण कर सकता है यदि मामला उसको सुपुर्द किया जाए। तो हाई कोर्ट एक विचारण न्यायालय के तौर पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ट्रायल कर सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर बात आती है स्पेशल कोर्ट्स की, जैसे पोस्को एक्ट के तहत, गैंगस्टर एक्ट के तहत जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमारे होते हैं, तो स्पेशल कोर्ट्स को भी जो है ट्रायलेबल कोर्ट के तौर पर देखा जा सकता है। उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें तो सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा हो गया, कोर्ट ऑफ सेशन। तो कोर्ट ऑफ सेशन जो होगा वो भी जो है क्रिमिनल कोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन हुए, असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन हुए, ये भी जो है क्रिमिनल कोर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट्स की बात आती है, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसमें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को इंक्लूड किया गया है, ये जो है क्रिमिनल कोर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। और फाइनली जीएम सेकंड क्लास, हालांकि यूपी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या जीएम सेकंड क्लास की कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन जहां भी ये है ये क्रिमिनल कोर्ट के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो ये सभी क्रिमिनल कोर्ट्स सेक्शन 6 सीआरपीसी में क्लासिफाइड है, और क्वेश्चन सीधा सीधा जुडिशरी में, एपीओ में और आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे न्यायालय हैं जो कि दांडिक न्यायालय के तौर पर कार्य करते हैं। तो ये सभी न्यायालय मैंने धारा 6 में आपको बता दिए।
अब इसके सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट इसका ये कहता है कि ये जो न्यायालय हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, यानी जो भी क्रिमिनल कोर्ट हमने डिस्कस किए, इनकी शक्तियां क्या हैं, यानी ये कितना दंडादेश, कितना सेंटेंस पारित कर सकते हैं, और ये चीज सेक्शन 28 सीआरपीसी और सेक्शन 29 सीआरपीसी में बता दी गई है। सेक्शन 28 सीआरपीसी में उन सभी जजेस के बारे में बताया हुआ है, उन सभी कोर्ट्स के बारे में बताया हुआ है जो कि दंडादेश दे सकते हैं, और सेक्शन 29 में मजिस्ट्रेट की शक्तियों की व्याख्या की गई है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 28 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 28 में सबसे पहले हम बात करेंगे हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट जो है वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है जो कि ऑथोराइज बाय लॉ है, यानी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश हाई कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। विधि द्वारा प्राधिकृत से तात्पर्य है, ऑथोराइज बाय लॉ से तात्पर्य क्या मतलब है, तो इनडायरेक्टली ये इंडिकेट कर रहा है आपको सेक्शन 53 आईपीसी की तरफ। यानी सेक्शन 53 आईपीसी में पनिशमेंट के प्रकार, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट बताए हुए हैं, जिसमें कि आपको कैपिटल पनिशमेंट बताया हुआ है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट बताया हुआ है, इम्प्रिजनमेंट बताया हुआ है जो कि दो प्रकार का हो सकता है, आइदर सिंपल और रिग्रेस, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताया हुआ है और फाइन के बारे में बताया हुआ है। तो ये ओवरऑल 5 पनिशमेंट की कैटेगरीज हैं। इनमें से किसी भी पनिशमेंट को देने के लिए हाई कोर्ट ऑथोराइज है, यानी कोई भी पनिशमेंट जो कि विधि द्वारा प्राधिकृत है, जो कि धारा 53 में सेक्शन 53 आईपीसी में बताए हुए हैं, उनमें से कोई भी पनिशमेंट हाई कोर्ट दे सकता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन की। तो कोर्ट ऑफ सेशन हो या एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन हो, यानी सत्र न्यायालय या सत्र न्यायालय की बात हो रही है, या फिर विशेष सत्र न्यायालय की या अपर सत्र न्यायालय की बात हो रही है, तो ये कोर्ट ऑफ सेशन या एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन जो है, ये भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, यानी वो सभी दंडादेश दे सकते हैं जो कि 53 आईपीसी में दे हुए। तो फिर यहां पर प्रश्न ये बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो पावर ऑफ हाई कोर्ट है और जो पावर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन है वो तो सिमिलर हो गई, लेकिन अगर देखा जाए तो कोर्ट ऑफ सेशन तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, जबकि कोर्ट हाई कोर्ट होते हैं स्टेट लेवल पर। तो फिर इसमें क्या अंतर है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर ये है, अगर हम कोर्ट ऑफ सेशन की बात करें, कि भले ही कोर्ट ऑफ सेशन विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन यदि कोर्ट ऑफ सेशन कैपिटल पनिशमेंट देता है, मृत्यु दंडादेश देता है, तो वहां पर वो मृत्यु दंडादेश तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक निष्पादित नहीं होगा, जब तक कि हाई कोर्ट उसको कोरोबोरेट ना कर दे, उसकी पुष्टि ना कर दे। यानी सीधा सीधा अगर सेशन कोर्ट किसी मामले में मृत्यु दंडादेश देता है, तो वहां पर एक्यूज्ड अपील करे या ना करे, वो एक्यूज्ड का अपना राइट है, लेकिन जब तक वो दंडादेश एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक उस मामले को हाई कोर्ट को कोरोबोरेट करने के लिए ना भेजा जाए। तो जब भी किसी कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, तो सबसे पहले उस दंडादेश को सेक्शन 366 धारा 366 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट को भेजा जाता है, और फिर हाई कोर्ट जो है सेक्शन 368 सीआरपीसी के तहत या तो उसको कोरोबोरेट करेगा या फिर उसको कैंसिल कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। और यदि कोरोबोरेट कर देता है, उसकी पुष्टि कर देता है, इन दैट केस वो सेंटेंस सेक्शन 413 यानी धारा 413 में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। इसके बाद बात आती है असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन की। तो असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है, ये जो है 10 साल तक के कारावास का कोई भी दंडादेश दे सकता है और कोई भी फाइन दे सकता है, लेकिन 10 साल से ऊपर के कारावास का दंडादेश असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन नहीं दे सकता। जैसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता, आप मृत्युदंड यानी कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकता, लेकिन 10 साल की अवधि तक के कारावास का कोई भी दंडादेश और अनलिमिटेड फाइन इसकी शक्ति के अधीन आती है। तो इस तरीके से सेक्शन 28 में पावर ऑफ हाई कोर्ट बताई हुई है, पावर ऑफ एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन एंड कोर्ट ऑफ सेशन बताया हुआ है, और पावर ऑफ असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन बताया हुआ है। ये याद रखना है कि कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन की पावर सेम होंगी, लेकिन असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन की पावर जो है वो अलग होगी। एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन सेम पावर रखते हैं, असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो अलग पावर रखता है। असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन जो होगा वो कम शक्तियां रखेगा, जबकि एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ सेशन संपूर्ण शक्तियां रखेंगी। तो ये तो बात हो गई सेक्शन 28। इसके बाद सेक्शन 29 की बात करेंगे, जिसमें कि मजिस्ट्रेट की शक्तियों को बताया हुआ है, और सबसे पहले हम बात करेंगे सीजेएम की, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे, ये 7 साल तक की अवधि के संबंध में कोई भी कारावास का दंडादेश दे सकते हैं और फाइन अनलिमिटेड अधिरोपित कर सकते हैं। तो इनकी जो पावर है वो 7 साल तक के कारावास तक रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। अगर कोई महानगर क्षेत्र है यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो कि सेक्शन 8 सीआरपीसी में बताया हुआ है, तो वहां पर सीजेएम की जगह सीएमएम काम करते हैं, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जगह चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, और वो भी जो है 7 साल तक की अवधि के कारावास का कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। तो पावर ऑफ सीजेएम विल बी सिमिलर टू पावर ऑफ सीएमएम, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोनों की शक्तियां जो है समरूप होंगी, दोनों की शक्तियां जो है समान होंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और हम बात करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है, ये जो है वहां
3 साल तक की अवधि के कारावास का कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। 3 साल तक की अवधि के कारावास का कोई भी दंडादेश दिया जा सकता है। और जब जुर्माने की बात करेंगे, फाइन की बात करेंगे, तो 10,000 यानी 10,000 रुपए तक का जुर्माना जेएम फर्स्ट क्लास अधिरोपित कर सकता है। तो जेएम फर्स्ट क्लास की पावर क्या हो गई? 3 साल तक के कारावास का कोई भी दंडादेश और 10,000 फाइन। और अगर कोई महानगर क्षेत्र है तो वहां पर जेएम फर्स्ट क्लास की जगह कौन होंगे? एमएम होंगे, यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी महानगर मजिस्ट्रेट होंगे। और जेएम फर्स्ट क्लास की शक्तियां महानगर मजिस्ट्रेट के समरूप होंगी, दोनों की शक्तियां समान होंगी। और फिर हम लास्ट में बात कर लेते हैं जेएम सेकंड क्लास की। तो जेएम सेकंड क्लास की जब हम बात करेंगे तो ये 1 साल तक की अवधि के कारावास का कोई भी दंडादेश और 5,000 रुपए तक का कोई भी फाइन ये दे सकते हैं। तो सबसे कम शक्तियां जेएम सेकंड क्लास की हैं, जो कि केवल 1 साल तक के कारावास तक रेस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, और 5,000 फाइन। तो ये सेक्शन 29 में जो कि मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं ये बताई हुई है। तो सीआरपीसी में बेसिकली यूनिट 1 में ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें आप लोग जैसे अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है, जो कि नॉर्मली होता है, कोरोना की वजह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स की बात चल रही है लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो आप लोगों को दोनों तरीके से तैयार करना है। यानी जुडिशरी में, ऑल इंडिया बार एग्जाम में, एपीओ में यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव वे में भी तैयार करना है कि कौन से कोर्ट की, कौन से मजिस्ट्रेट की कितनी पावर है, कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव वे में भी डिस्कस करना है। अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनता है तो फिर आप इस पर अपना चार्ट बना सकते हैं और बेयर एक्ट या बुक की मदद से इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन पूरी तरीके से डिस्कस किया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है किसी भी संबंध में, तो अभी तो क्लासेज ऑफ हैं, ऑनलाइन क्लासेज वगैरह चल रही हैं। बाद में जब लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो आप पर्सनली कॉलेज आकर मुझसे मिल सकते हैं और जो भी क्वेरीज होगी वो आपकी सॉल्व की जाएंगी। इसके बाद कल के लेक्चर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट पर्सन विदाउट अ वारंट, यानी कब एक पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तारी क्या होती है, गिरफ्तारी की शक्तियों के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।